अच्छा, अब तुम्हें यहाँ पे कहाँ में मसला आ रहा है? तुमने कहाँ तक बना लिया? क्रॉस प्रोडक्ट तक बना लिया? मुझे बताओ कहाँ तक बना लिया। हेलो, आवाज आ रही? जी तैयब, आवाज आ रही है आपको? तैयब आवाज चला गया था। हाँ, आवाज आ रही? हेलो। सर एक मिनट, वो इंटरनेट का इश्यू हो गया सर, एक जी सर। हाँ, आवाज आ रही है। जी 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 सर। तुमने कहाँ तक बना लिया था? सर मैंने इनकम स्टेटमेंट बना लिया। कहाँ तक? 16,500 तक, या ये 24 यहाँ तक बना लिया? नहीं नहीं सर, ये ऊपर 559। ये तो एक्सपेंस है ना। जी सर, मैंने यहाँ तक बना लिया। ये माइनस करोगे तो ये आएगा ना, 16,550। फिर अदर इनकम ऐड करेंगे तो ये 8,000, ये 245 है यहाँ पे, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है। हाँ बोलो, पूछना क्या है जल्दी बताओ। सर ये नीचे प्रॉफिट ऑफ द ईयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेयर प्रॉफिट इसको में छोड़ ये दो ना, ये वन। बात नहीं। तुमने पूछना क्या है ये बताओ। सर ये जो ऊपर डेप्रिसिएशन है सर, इसमें 8/12 कहाँ से आया? 8 अपॉन ये 8 मंथ होंगे ना, तो 8 मंथ का 4,000 का 15% डेप्रिसिएशन एनुअल आया होगा, ठीक है, ये एनुअल है। और देखो उसकी डेट, परचेज डेट कब है। ये 4,000 का एसेट आपने परचेज किया है। सर ये एडिशनल फिक्सचर एंड फिटिंग 4000। हाँ, वो परचेज किया है ना आपने, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 15%। और उसकी डेट देखो, ये 1 अप्रैल से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई से, मई 1 मई को परचेज किया होगा, चेक करो, या जो भी इसकी डेट होगी। सर 30 सितंबर। 30 सितंबर को क्या किया, परचेज किया है। बिजनेस पीरियड कब एंड होता है? ये कहाँ लिखा हुआ है, एडिशनल बिजनेस पीरियड इनका एंड होता है 30 सितंबर को। हम्म।
हाँ, तुम क्या कह रहे हो? ये देखो, ये 4,000 लिया है एसेट, और 31 जनवरी को लिया है। बिजनेस पीरियड होता है 30 सितंबर को, एंड तो ये फरवरी से काउंट करो, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 8 महीने हो गए। आवाज आ रही है? जी सर, समझ में आ गया, मैंने कर लिया। हाँ, बस यही है, और बताओ। और बस सर कुछ नहीं। अच्छा देखो, आज हम बैंक रीकन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये पहले पढ़ लो क्विकली। हाँ, तो ये पढ़ रहे हो इसको? जी सर। ये पढ़ लो। सर पढ़ लिया। समझ आ गया ना? अच्छा, अब देखो कि अब ये दिया हुआ है, स्टेप टू प्रिपेयर अ बैंक स्टेटमेंट, ठीक है? हम कंपेयर करते हैं द कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट, टेक आइटम दैट अपेयर इन बोथ record,
टिक इन बोथ प्लेसेस। स्टेप 2 क्या, रिकॉर्ड इन द कैश बुक एनी आइटम दैट आर अनटिक इन द बैंक स्टेटमेंट, बैंक चार्जेस, स्टैंडिंग ऑर्डर, इंटरेस्ट। अब जो बैंक स्टेटमेंट में आइटम्स होते हैं और वो आपकी कैश बुक में नहीं होते, उनको हम कैश बुक पर ट्रांसफर करते हैं। बैंक क्रेडिट करता है, हम डेबिट करेंगे, और बैंक ने डेबिट किया है तो हम क्रेडिट करेंगे। दीज देन टेक दीज इन द बोथ रेकॉर्ड, कैलकुलेट द न्यू कैश बुक बैलेंस, तो हम कैश बुक का नया बैलेंस निकालेंगे। प्रिपेयर द बैंकिंग स्टेटमेंट, ठीक है, स्टार्ट विद द फाइनल बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट बैलेंस भी शुरू कर सकते हैं और कैश बुक के बैलेंस भी शुरू कर सकते हैं। एडजस्ट फॉर अनटिक्ड आइटम इन द कैश बुक, अनप्रेजेंटेड चेक, डिपॉजिट नॉट येट क्रेडिट। वो आइटम जो हमने अपडेट किए हैं, अगर हमने कोई आइटम डेबिट किया है, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है, वो होता है अनक्रेडिट, वो हम पीआरएस में ट्रांसफर करेंगे। और जो आइटम हमने क्रेडिट किया है, बैंक ने डेबिट नहीं किया, वो होता है अनप्रेजेंटेड, तो वो हम पीआरएस में ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट कैन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज करंट लायबिलिटी इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नेवर एज करंट एसेट। नॉर्मली जो अपडेट कैश का बैलेंस होता है वो करंट एसेट होता है, बट ये ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। ये पढ़ लो जरा। सब पढ़ लिया। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये दो हिस्सों में अपडेटेड कैश बुक में क्या क्या आइटम आ सकते हैं ना। अगर उसमें डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड प्रोडक्ट, ये डेबिट साइड है, ठीक, रिसीव या इनफ्लो। डिविडेंड रिसीव डेबिट साइड पे आएगा। ये हमें क्या बैंक स्टेटमेंट से पता लगे बैंक ने क्रेडिट किया होगा या डिपॉजिट किया होगा। इंटरेस्ट रिसीव, डायरेक्ट ट्रांसफर फ्रॉम कस्टमर, ट्रांसफर फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, वहाँ से भी अमाउंट आया। और बैंक का ऑर्डर इनकमिंग, इनकमिंग बैंकर कोई और क्या बोलते हैं, कोई भी अमाउंट आपके रिसीव आया बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू। सर जो भी रिसीव साइड होगी वो राइट की तरफ आएगी और जो पेमेंट है वो लेफ्ट की तरफ। अरे यार, रिसीव साइड लेफ्ट पे आती है, ये रिसीव साइड है ना, ये लेफ्ट है, जो डेबिट साइड होती है ना। और जो पेमेंट साइड होती है चाहे वो लेफ्ट। क्रेडिट साइड, वो क्रेडिट साइड होती है। अच्छा, ये जो बैलेंस कैरी डाउन दिया ना, ये ओवर, ये डेबिट साइड पे अगर बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है तो ये ओवरफ्लो है, याद है। जी सर। ये देख लिया आपने, सर स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ ले लिया। अब ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड पे अच्छा, अगर ओपनिंग बैलेंस जो है, अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो ओवरड्राफ्ट होगा, ठीक। बैंक जो रिडक्शन करेगा किस मोड में करेगा, बैंक चार्जेस, यानी उसने डेबिट किया होगा, या विड्रॉ, विड्रॉ का वर्ड भी आता है, सर्विस चार्जेस, स्टैंडिंग ऑर्डर, सॉरी स्टैंडिंग चार्जेस या स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट डेबिट, चेक डिसऑनर, बैंकर ऑर्डर या आउटगोइंग। इन अगर बैंकर ऑर्डर इनकमिंग है तो वो डेबिट करेंगे, बैंकर ऑर्डर आउटगोइंग है तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। अच्छा, ये जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, जी सर। ये ले ले स्क्रीनशॉट। जी। अच्छा, आपको मैंने बीआरएस के 4 मेथड बताया था, याद है, बीआरएस बनाने के 4 मेथड, ये बीआरएस है। जी सर। मेथड 1 क्या है, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक, अपडेटेड कैश बुक है, ठीक। और अगर डेबिट बैलेंस है, ठीक है, तो आप ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंट चेक क्या है, जो आपने क्रेडिट किया, बैंक ने डेबिट नहीं किया, ठीक है। और लेस करेंगे अनक्रेडिट चेक, ठीक। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ही आ जाए, समझ आ गया,
ठीक है। जी और सर। मेथड टू भी बैलेंस एज पर अपडेट कैश बुक है, ये ओवरड्राफ्ट यानी क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है। तो ऐड करेंगे अनक्रेडिट चेक और लेस करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक, तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ये आ जाएगा। चलिए, जी सर। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। हाँ, ले लिया। अच्छा, फिर मेथड 3 है, आप शुरू कर रहे हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इसमें ऐड करते हैं अनक्रेडिट चेक, ये वो चेक है जो आपने डेबिट किया, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, तो आप इसमें ऐड कर दें। लेस अनप्रेजेंट चेक, ये वो चेक है या अमाउंट है जो आपने क्रेडिट किया अपनी कैश बुक में, यानी सप्लायर वगैरह को इशू किया था, लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो बैंक ने डेबिट नहीं किया, तो आप इसको माइनस कर दो, तो बैलेंस एज पर अपडेट कैश बुक आ जाएगा। ठीक है। फिर मेथड 4 है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, यानी ये डेबिट लिखा है, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है, ये क्या है, ओवरड्राफ्ट। इसमें ऐड करते हैं अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंट वही चेक है जो आपने क्रेडिट किया, बैंक ने डेबिट नहीं किया या विड्रॉ नहीं किया, इसको ऐड कर देंगे और लेस करेंगे अनक्रेडिट चेक। ठीक है। ये वो चेक है या अमाउंट है जो आपने डेबिट किया, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, इसको लेस करें, तो बैलेंस है पर अपडेट कैश बुक ये आ गया। अब ये देखना होगा कि अगर ये अमाउंट ज़्यादा है, ये दोनों अमाउंट ऐड और ये माइनस कम हो रहा है, तो ये भी ओवरड्राफ्ट आएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस भी ओवरड्राफ्ट आएगा। ठीक है। लेकिन अगर ये जो लेस की अमाउंट ज़्यादा हो, तो फिर ये क्या नाम है, ये यानी ये डेबिट होगा और अदरवाइज ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। जी सर। स्क्रीनशॉट ले लियो। हाँ भी ले लिया स्क्रीनशॉट। ले लिया। अच्छा, अब ये देखो, इसको हमने मैच करना है, इसमें ये आपकी कैश बुक है ना, इसका बैलेंस कितना आ रहा है, 600 आ रहा है। अब हम इसको मैच करेंगे। हाँ, अब ये देखो, कैश बुक का बैलेंस 320 आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी 320 आ रहा है, ये दोनों मैच हो गए, ये अब टिक कर देते हैं। 160 यहाँ पे डेबिट हो रहा है, 160 यहाँ क्रेडिट डिपॉजिट, यानी यहाँ पे डिपॉजिट या क्रेडिट हो रहा है, ये भी टिक कर देते हैं। और 140 यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, ये मैच हो गया। 470 यहाँ पे देखो डेबिट हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, अनक्रेडिट, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अनक्रेडिट, इसका मतलब बीआरएस में जाएगा। और जे जॉनसन, देखो यहाँ पे डेबिट हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, जो मैच जो हमने टिक किए हैं उनको इग्नोर कर देंगे। अच्छा देखो, 1110 यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे डेबिट हो रहा है। 90 यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, ठीक है। और 180 यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो 200 है, ये क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट नहीं हो रहा, ये अनप्रेजेंटेड है, ये क्या है, अनप्रेजेंट। अनप्रेजेंट। तो आप देख लो, उसको डायरेक्ट इन्होंने बीआरएस बनाया हुआ, डायरेक्ट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और कैपिटल कैश बुक 600, ये इससे शुरू किया हुआ, यानी एक तरह से अपडेट गाइड हो गई। इसमें ऐड करेंगे सर मैं भी अनप्रेजेंट। बनाऊं ये? हाँ नहीं नहीं, फिर मैं बनवाता हूँ, पहले समझ लो। ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक 200, ये चूंकि डेबिट बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस। मैथड 1 है। तो 600 में 200 ऐड करेंगे,
तो 800 आ जाएगा। और लेस करेंगे अनक्रेडिट ये वाला अमाउंट 470। बैलेंस है इसमें बैंक में 330 आ गया, ये देखो। इससे मैच करिए। ठीक है, इससे मैच करिए। जी सर। समझ आ गया। हम्म। ओके, तुम ये वाला करो। ये वाला ट्राई करो। सर ये बैंक ओवरड्राफ्ट है ना? यस, ये बैंक ओवरड्राफ्ट।
सर हो गया। ठीक है, यही आया। 423 आ गया। जी सर ये है। तो करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अल्लाह हाफिज़। जी आमना, आपका नाम आमना है? कैन यू हेयर मी? ओके ओके। अच्छा, अभी हम बीआरएस कर रहे हैं। ठीक है, बीआरएस हमने स्टार्ट कर दिया था। आप मुझे बताएं, आपको बीआरएस के बारे में कितना आइडिया है? विल यू स्पीक और? ओके ओके। जी मोमिन, आप बताएं, अपना स्टेटस बताएं। हाउ मच यू नो दैट, हाउ मच यू डोंट नो। बीआरएस के बारे में कितना आइडिया आपको? ठीक है, आप बताएं कि बीआरएस, यू नो अबाउट बीआरएस? कैन यू सॉल्व दिस वन? भैया, अब आपने कर लिया ये क्वेश्चन? सर बस कर रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? मैं इसको बैक, इसको स्लाइड्स, तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया? नहीं सर। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको स्लाइड बैक स्लाइड कर रहा हूँ। एक मिनट। ओके, ये अपडेटेड कैश बुक का ये डेबिट साइड है, ठीक है? उसके अंदर पॉसिबल आइटम जो आ सकते हैं वो ये होंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट साइड पे आ रहा है तो ये पॉजिटिव है, फेवरेबल होता है। अपडेटेड कैश बुक में वो आइटम आते हैं जो बैंक स्टेटमेंट में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है? बैंक, अगर बैंक ने क्रेडिट किया है या डिपॉजिट किया है तो हम उसको डेबिट करते हैं, अगर हमारे कैश बुक में एग्जिस्ट नहीं करता। डिविडेंड रसीद बैंक ने क्रेडिट किया होगा, हम डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट की रसीद बैंक ने क्रेडिट किया होगा, हम डेबिट करेंगे। वहाँ पे डिपॉजिट का वर्ड भी यूज होता है। डायरेक्ट ट्रांसफर, किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर किया, वो हमें बैंक स्टेटमेंट से इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है? ट्रांसफर फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, वहाँ से कोई अमाउंट इधर आया है। बैंकर ऑर्डर इनकमिंग, बैंक की तरफ से कोई पर कोई अमाउंट आया है।
उसको हम कहते हैं बैंकर ऑर्डर, ठीक है। तो वो आपने उन्होंने क्रेडिट किया, हम डेबिट करेंगे। अच्छा, ये डेबिट साइड पे जो बैलेंस कैरी डाउन होता है वो होता है ओवरड्राफ्ट। आई थिंक यू नो दैट, ओवरड्राफ्ट। तो ये टोटल आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। ये क्रेडिट साइड है। अपडेट कैश बुक की जो क्रेडिट साइड होती है, ठीक है, पेमेंट साइड, आउटफ्लो साइड भी कहते हैं। अगर क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस आ रहा है तो वो ओवरड्राफ्ट होता है, ठीक है। बैंक, वो आइटम जो बैंक ने डेबिट किए होंगे या बैंक ने विड्रॉ किए होंगे उनको हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। पॉसिबल आइटम हो सकते हैं बैंक चार्जेस, सर्विस चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस भी हो सकते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं इसको, डायरेक्ट डेबिट बैंक ने डिडक्शन की होगी, चेक डिसऑनर और बैंकर ऑर्डर आउटगोइंग। ये पॉसिबल आइटम है जो बैंक डिडक्ट कर सकता है आपके बैंक अकाउंट से। तो बैंक डेबिट करेगा, हम क्रेडिट करेंगे। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस कार्ड आना है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये डेबिट बैलेंस है और ये टोटल होगा। टेक इट स्क्रीनशॉट। अच्छा, बीआरएस के 4 मेथड हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। ये बीआरएस है, बैंक स्टेटमेंट। बैलेंस एज पर अपडेट कैश बुक, ये डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है, जो अपडेट कैश बुक से आएगा। इसमें आपने ऐड करना है अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक वो है जो आपने डेबिट किया बैंक में। अनप्रेजेंटेड चेक वो होता है जो आपने किसी सप्लायर को इशू किया है, ठीक है, और ये अभी तक बैंक बैंक के पास प्रेजेंट नहीं हुआ, इसलिए उसको कहते हैं अनप्रेजेंट चेक या अमाउंट। तो आप उसको ऐड बैक करें क्योंकि आप क्रेडिट कर चुके हैं। अच्छा, बीआरएस में वो आइटम आते हैं जो आपकी कैश बुक में एग्जिस्ट करते हैं, बैंक की स्टेटमेंट में एग्जिस्ट नहीं करते, उनको हम बीआरएस में ट्रांसफर करते हैं। अनक्रेडिट चेक वो होता है जो आपने डेबिट किया, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, इसको लेस करेंगे अगर आपकी कैश बुक का बैलेंस डेबिट है। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बैलेंस एज पर सेकंड मेथड है बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक क्रेडिट बाय, यानी ओवरड्राफ्ट, जो ओवरड्राफ्ट है यानी नेगेटिव बैलेंस है। तो इसमें क्या है, आपने ऐड करना है अनक्रेडिट चेक क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, और लेस करना है अनप्रेजेंट चेक। तो सिर्फ सीक्वेंस चेंज होगा, फॉर्मेट सेम ही रहता है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आएगा। तो ये आपको चारों मेथड आने चाहिए क्योंकि बस पेपर वाले आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से शुरू करें या कैश बुक के बैलेंस से शुरू करें। तो ये दोनों कैश बुक के बैलेंस से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, मेथड 1 और मेथड 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्विकली ताकि हम क्वेश्चन की तरफ आए। अच्छा, फर्दर ये बीआरएस के 3 फर्दर 2 मेथड। मेथड 3, इसमें आपने बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट शुरू करना है। क्रेडिट बैलेंस ये पॉजिटिव होता है, हमारा कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आपने इसमें ऐड करना है अनक्रेडिट चेक और लेस करना है अनप्रेजेंट चेक, तो ठीक है, ये दोनों क्रेडिट है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये डेबिट होता है, माइनस करेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा। अपडेट कैश बुक का बैलेंस याद रखिए करंट एसेट में जाता है अगर वो डेबिट है, और अगर वो क्रेडिट है
तो करंट लायबिलिटी में जाएगी। इसी तरह बैलेंस एज, चौथा मेथड है बैलेंस, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, यानी डेबिट, यानी ओवरड्राफ्ट है, ये ओवरड्राफ्ट, ठीक है। कैश, बैंक स्टेटमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस अगर डेबिट है तो इसका मतलब वो ओवरड्राफ्ट से, अगर आप शुरू करते हैं तो ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक, लेस करेंगे अनक्रेडिट चेक, और बैलेंस एज पर अवेलेबल कैश बुक आ जाए, काइंड ऑफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें सर, हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये आपने कर लिया। जी सर। सही। अब हम क्वेश्चन, इसके जो पेपर बेस्ड क्वेश्चन है उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए हाउ टू दैट। ओके, पहले आप लोग ये कर लें, फिर मैं इसका पेपर बेस्ड क्वेश्चन शो करता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। इसको क्विकली कर लें क्योंकि मैंने पीरियड ही शुरू करना है और एप्लीकेशन। जूम चैट पे आप पहले क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, पहले आप अपडेट कैश बुक का लिखिएगा, फिर बीआरएस का लिखिएगा। ओडी का मतलब ओवर ड्राफ्ट है, तो बैंक स्टेटमेंट क्या क्लोजिंग बैलेंस ये आ रहा है, ये बैंक स्टेटमेंट है, और ये अब कैश बुक है, कैश बुक लिखा हुआ। तो आपने इन दोनों को आपस में मैच करना है। जी, तय कर रहे हैं आप। जी सर।
सर अगर बैलेंस पीडी क्रेडिट साइड पे है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा ना? तो किसका, कैश बुक का? जी सर। कैश बुक का बैलेंस किस तरफ आ रहा है? सर कैश बुक के स्टार्टिंग में जो बैलेंस बीडी बनाते हैं वो लेफ्ट साइड एक पे है राइट साइड पे? एक सेकंड देखो। ये ओल्ड कैश बुक है, इसका 4200। ये बताओ ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस? ये डेबिट बैलेंस। ये क्रेडिट है ना, क्रेडिट साइड है ना ये क्रेडिट साइड है। अच्छा अच्छा, सही है सर, ओके। ठीक है। और देखो इसका क्लोजिंग बैलेंस भी हम्म, इधर आ रहा है। ये कौन सा बैलेंस है? ये भी क्रेडिट बैलेंस है। ये भी क्रेडिट बैलेंस है। इसको आप ब्रॉट डाउन करोगे अपडेटेड कैश बुक, तो क्रेडिट साइड पे आएगा। उसके बाद अपडेटेड कैश बुक बनाओगे। ठीक है, अपडेटेड कैश बुक ओके कैसे सर। बनाओगे? वो आइटम जो बैंक स्टेटमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, आपकी कैश बुक में एग्जिस्ट नहीं करते, वो आइटम ट्रांसफर करो। जो बैंक ने क्रेडिट किए हैं आजकल हम इसको डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। आप 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 डेबिट साइड पर ट्रांसफर करोगे। और जो बैंक ने डेबिट किए हैं उनको आप क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करोगे। तो क्विकली मुझे बताओ, 2 मिनट लगने चाहिए, अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस क्या है? भाई इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, मैं करवा दूँ? जी सर। चलिए सेकंड। अच्छा देखिए, सबसे पहले अपडेटेड कैश बुक बनाएंगे, मैंने आपसे कहा था 4195 क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अगर ना दिया हो तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल डेबिट में से टोटल क्रेडिट माइनस करके ही फाइंड आउट हो जाता है। ये देखिए 4195, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो ब्रॉट डाउन होगा क्रेडिट साइड पे। अच्छा, अब हम इसको मैच करेंगे, यानी वो आइटम जो आपकी बैंक शेयर में एग्जिस्ट करते हैं और अब कैश बुक में एग्जिस्ट नहीं करते। देखिए ये 4200 यहाँ पे आ रहा है, 4200 यहाँ पे आ रहा है, ये मैच करके। अच्छा, 292 बैंक ने क्रेडिट किया, हमारे पास डेबिट होना चाहिए, ये मैच कर गया, ठीक है। 369 बैंक ने क्रेडिट किया तो हमारे पास डेबिट होना चाहिए, ये मैच कर गया। 88 बैंक ने क्रेडिट किया, हमारे पास नहीं है तो, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये जी फ्रैंक, ये बैंक ने, ये हमने डेबिट कर दिया, ये आइटम खत्म हो गया। वो आइटम जो बैंक ने डेबिट किए हम क्रेडिट करेंगे। 184 बैंक ने डेबिट किया, हमारे पास क्रेडिट है, ओके। वो आइटम जो बैंक ने क्रेडिट किया, हमारे पास डेबिट क्रेडिट होना चाहिए, ये भी हो गया, ठीक। अब 32 जो है बैंक ने क्रेडिट किया, और 19 बैंक ने, सॉरी, डेबिट किए बैंक ने, ये अमाउंट हमारे पास नहीं है। तो ये देखें 32 यहाँ पे आ गया, 19 यहाँ पे। अच्छा, इस केस में भी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो 4185, और सॉरी 4158 जो है वो अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस आ गया, जो कि वो
ठीक है, 4158 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? ये तैयब, यहाँ तक क्लियर है आपको? जी सर। अच्छा, उसके बाद बैंक रिकन्सिलिएशन बनाएंगे और इसके पहले से शुरू करेंगे। ये सेकंड मेथड है, आपने अगर कैश वो लिया, ओवरड्राफ्ट पर कैश बुक 4158। ठीक है, इससे शुरू करेंगे। इसमें ऐड करेंगे, अनप्रेजेंटेड ऐड करेंगे। देखिए ऐड किया हुआ है। ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड। अनप्रेजेंटेड वो अमाउंट है जो हमने क्रेडिट किया, बैंक ने डेबिट नहीं किया। देखें 504। हम इसको दोबारा मैच करेंगे। 184 हमने क्रेडिट किया, बैंक ने डेबिट किया, छोड़ देंगे। हमने क्रेडिट किया, बैंक ने डेबिट किया, छोड़ देंगे। 504 हमने क्रेडिट किया, बैंक के पास नहीं है, तो वो अनप्रेजेंटेड है। ये अनप्रेजेंटेड आ गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोबारा मैच करेंगे। हमने जो डेबिट किया, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। 292 हमने डेबिट किया, बैंक ने क्रेडिट कर दिया। 369 हमने डेबिट किया, बैंक ने क्रेडिट कर दिया। 192 हमने डेबिट किया, बैंक ने क्रेडिट की नहीं किया, तो ये अनक्रेडिट है। तो ये अनक्रेडिट जो है ना, लेस करते हैं किस केस में? जब आपकी कैश बुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट हो तो माइनस करेंगे। तो 3846, देखिए ये अमाउंट आ गया, इससे मैच कर गया। 3846। ये क्लियर है? इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, आपका क्लियर है? आपका सेम अमाउंट आ गया? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या नाम है? तैयब, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अनप्रेजेंटेड चेक दोबारा समझ लें। देखें, ये इसको देखें। मैं अपने वो आइटम जो मैंने क्रेडिट किए हैं, बैंक ने डेबिट किए हैं, वो अगर मैच कर रहे हैं तो इसको इग्नोर कर दूंगा। देखिए मैंने क्रेडिट किया, बैंक ने डेबिट कर दिया, इग्नोर कर देंगे। 160 मैंने क्रेडिट किया, बैंक ने डेबिट कर दिया, इग्नोर कर देंगे। 504 मैंने क्रेडिट किया, ये वो चेक है जो मैंने किसी सप्लायर को दिया है। यहाँ पे सप्लायर का नाम है एस पोर्टर। ठीक है। अब बैंक ने डेबिट नहीं किया, बैंक ने डेबिट, क्योंकि ये चीज़ याद रखिएगा, जो आइटम हम क्रेडिट करते हैं बैंक उसको डेबिट करता है। जो आइटम हम डेबिट करते हैं, सॉरी, जो आइटम हम क्रेडिट करते हैं बैंक उसको डेबिट करता है, और जो आइटम हम डेबिट करते हैं बैंक उसको क्रेडिट करता है। तो 504 जब मैंने चेक इशू किया तो मैंने अपने अकाउंट बैंक को क्रेडिट कर दिया, सप्लायर को डेबिट कर दिया। इसकी जर्नल एंट्री भी देखें। एस पोर्टर को मैं करूंगा डेबिट। देखिए एस पोर्टर को मैं करूंगा डेबिट, 504 से मैंने डेबिट कर दिया। तो मैंने बैंक, जब मैंने चेक इशू किया बैंक, ये 504 से मैंने क्रेडिट कर दिया। अब देखिए ना, मैंने तो क्रेडिट कर दिया लेकिन बैंक को डेबिट करना था, बैंक ने डेबिट नहीं किया, तो ये है अनप्रेजेंटेड चेक। तो इसीलिए मैं इसको एज ए अनप्रेजेंटेड चेक शो करूंगा ये। और चूंकि आपकी कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट आइटम्स में ऐड हो जाएगा। अनप्रेजेंट ऐड होता है, अनक्रेडिट लेस होता है अगर आपकी कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट है। नाउ क्लियर? ठीक है, आगे मूव करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको बनाना नहीं है, सिर्फ हमें समझना है। ये कैश बुक अभी बनानी नहीं है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसके आगे बीआरएस आ रहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें।
इसको ट्राई करें आप लोग। आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन होना चाहिए। ये क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने? सही है, आपने कर लिया। देखो, एक सेकेंड।
ये कह रहा है Kadima has received a bank statement dated 31st March 2020. The bank statement shows the check for motor expense had not yet been presented to the, तो ये unpresented है। ये क्या है? Unpresented। अभी कह रहा है the amount received from MERV was 357। ठीक है। Kadima has checked his record and found that the amount shown on the bank is the correct amount। तो इसका मतलब अमाउंट करेक्ट है। अब कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट फॉर बैंक स्टेटमेंट और फॉर बैंक बैलेंस which Kadima would show in his in the statement of financial position। यानी बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट शो होगा। ठीक है, इस चीज को समझना है। कैश बुक बैलेंस 579। ओके, 579 कहाँ दिया हुआ है? ये है, दिस इज 579 जो इसने कैलकुलेट किया। मर्फ का अमाउंट ये आ रहा है। ठीक है, ठीक है, यानी ये अमाउंट ऑलरेडी इसके पास रिकॉर्डेड है। ये इसने डेबिट किया है, बैंक में क्रेडिट किया हुआ। अच्छा, अब इसमें एरर आ रहा है, कैश बुक का एरर आ रहा है। 357 में से माइनस कर रहा है 375 और वो 18 आ रहा है। रिवाइज कैश बुक बैलेंस 561। कैश और कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो जाता है कहाँ पे? बैलेंस शीट के अंदर। अच्छा, अब ये क्या है? कैश बुक का एरर क्यों आ रहा है? ये हमें समझना है। ठीक है, एक सेकेंड। तो अब यहाँ पे 375 मैंने डेबिट किया हुआ 375 से। मैंने डेबिट किया हुआ 375 से। और कह रहा है द अमाउंट रिसीव फ्रॉम मर वाज 357। हमें 357 रिसीव हुआ था। कदीमा हैज चेक हिज रिकॉर्ड एंड फाउंड दैट द अमाउंट शोन ऑन द इज द करेक्ट अमाउंट। यानी हाँ, इन दोनों का डिफरेंस है ना। अब देखिए, इसने कंफ्यूजन की भी ना। देखें, ये कह रहा है द अमाउंट रिसीव फ्रॉम मर वाज 357। कदीमा हैज चेक हिज रिकॉर्ड एंड फाउंड दैट द अमाउंट शोन ऑन द बैंक इज द करेक्ट। यानी बैंक स्टेटमेंट अमाउंट आ रहा है 375। तो मुझे अपनी कैश बुक में 375 रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से 357 रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो अब वो इसीलिए ये क्या कहते हैं, ये जो कैश बुक का बैलेंस पहले 3579 आ रहा था। ठीक है, तो अब इसमें से ही माइनस करेंगे 357 माइनस 375 80, तो 3567 आ रहा है। कंफ्यूजन के लिए, क्योंकि उसका अमाउंट भी तो नहीं दिया हुआ ना। और दूसरी बात, वो आपकी कैश बुक को करेक्ट करवा रहा है, वो आपसे बीआरएस नहीं बनवा रहा। द चेक फॉर मोटर एक्सपेंस हैड नॉट येट बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक। अभी हम देखते हैं मोटर एक्सपेंस का अमाउंट कितना है। मोटर एक्सपेंस ये लिखा हुआ है, मोटर एक्सपेंस 26। अच्छा, दूसरा ये कैश है, सॉरी ये कैश है, ये वाला 91। ये दिस इज, हमने क्रेडिट कर दिया, बैंक ने डेबिट नहीं किया। लेकिन इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे रहा। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में कि मैंने जो चेक मर्फ से बेसिकली जो चेक आया था वो 357 का है, मैंने उसको 375 रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, वो कह रहा है ना कि द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मर्फ वाज 357। कदीमा हैज चेक हिज रिकॉर्ड एंड फाउंड दैट द अमाउंट शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट इज द करेक्ट अमाउंट। ये मुझे 357 से डेबिट करना था, लेकिन मैंने 375 से डेबिट कर लिया, क्योंकि ये दोनों आइटम बैंक स्टेटमेंट से आ रहे थे। कदीमा हैज रिसीव्ड बैंक स्टेटमेंट स्टेटेड 31st मार्च, द बैंक स्टेटमेंट शोज। ठीक है, इसकी करेक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बीआरएस में होगा, और वो हमसे सिर्फ कैश बुक के बारे में बात कर रहा है। और कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो याद रखें कहाँ जाता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अगर वो डेबिट बैलेंस है तो करंट एसेट में जाएगा, अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो करंट लायबिलिटी में जाएगा। यहाँ पे अभी तो 579 आ रहा है ना, ये आफ्टर 18 जब माइनस हो जाएगा तो ये 516 हो जाएगा और 561। तो बैलेंस शीट में 560 बन जाएगा। नॉट क्लियर? सही है, आप बताएं, इज इट क्लियर? जी सर। ये अनप्रेजेंटेड चेक आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है।
इज दिस क्लियर? ये पढ़ लें, ये 5 मार्क्स की थ्योरी है। ये कह रहा है कदीमा इज कंसिडरिंग स्टॉपिंग यूजिंग कैश एंड चेक्स इन द बिजनेस। ऑल पेमेंट वुड बी मेड डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक अकाउंट एंड ऑल कस्टमर वुड बी रिक्वायर्ड टू पे बाय बैंक ट्रांसफर, यानी ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। ही वुड अलाउ कैश डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर ऑल पेमेंट रिसीव्ड विद इन 30 days ऑफ द बिजनेस। Advise Kadima whether or not he should make the above changes. Justify your answer by providing point for and against making these changes. तो देखते हैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है? रिकॉर्ड कीपिंग वुड बी इजियर, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन ट्रांसफर आ रहा है, इसके लिए ये दैट वुड बी इजियर। इंक्रीज इन कैश डिस्काउंट मे अट्रैक्ट मोर कस्टमर, ठीक है। अच्छा, 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर किसी से 100 भी लेना है तो 95 का चेक दे देगा। मोस्ट बिजनेस यूज बैंक ट्रांसफर, ठीक है। मनी इज यूजुअली सेफ इन द बैंक देन बीइंग हेल्ड इन कैश और रिड्यूस द रिस्क ऑफ थेफ्ट, ये भी आप एडवांटेज है। आपने 5 मार्क्स है तो ज़्यादा कोशिश करें कि 3 एडवांटेज बता दें और 2 डिसएडवांटेज बता दें, और 1 मार्क बेसिकली आपका रिकमेंडेशन का होगा। तो एडवांटेज ज़्यादा बता दें, डिसएडवांटेज कम बताएं। अब जैसे यहाँ पे दिया इंक्रीज कैश डिस्काउंट अलाउड वुड रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी, ये एक डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज, मेजर एडवांटेज ये है कि आपके पास कैश आ जाएगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बैंक चार्जेस में इंक्रीज, ये भी बेयर किए जा सकते हैं। मतलब डिसएडवांटेज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, क्योंकि कैश का होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल फॉर एंड अगेंस्ट मैक्सिमम 4 मार्क्स, इसका मतलब 3 एडवांटेज बता दें, एक डिसएडवांटेज बता दें, ठीक है, 4 मार्क्स, और 1 मार्क आपका रिकमेंडेशन। रिकमेंड यही करेंगे ही शुड फॉलो दिस हिज पॉलिसी। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको पता लगेगा किसका अमाउंट किसकी तरफ से आया है, वो रिकॉर्ड में आ जाएगा, काइंड ऑफ दैट। ये पॉइंट क्लियर है? जी सर। नहीं, आपने बैलेंस नहीं करना है, बैलेंस कर दिया तो फिर आप रेकमेंड कैसे करेंगे? आपने बैलेंस नहीं करना, अगर आपने बैलेंस कर दिया तो हाउ टू रेकमेंड, विच वन इज बेस्ट। अगर डी मेरिट ज़्यादा आ रहे हैं, आप यू थिंक, फिर आप 3 डिसएडवांटेज लिखें और 2 एडवांटेज, और 3 डिसएडवांटेज लिखें और 1 एडवांटेज लिखें, क्योंकि देखिए इसने मैक्सिमम 3 दिया हुआ ना, 3 डिसएडवांटेज तो 1 एडवांटेज और 1 मार्क रिकमेंडेशन पर, ये भी कर सकते हैं। किसी एक को ज़्यादा करना पड़ेगा ना, रिकमेंडेशन उसी बेस पे होगी। जी तैयार, आपने कुछ पूछना है? नहीं सर। क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये क्विकली गो थ्रू कर लें।
ये आपने रीड कर लिया? मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये बैड डेट है। बैड डेट आपका कंफर्म लॉस होता है, तो इसकी जर्नल एंट्री आपको आनी चाहिए। बैड डेट डेबिट होता है, या इसको रिकवरेबल डेट भी कहते हैं, बैड डेट, ठीक है। ये आपका डेबिट होगा, यानी आईएस डेबिट होता है। और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होता है, या ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, या डेटर, जो भी आप लिखना चाहें, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होता है। ये जर्नल एंट्री आपको ये कंफर्म लॉस होता है। ये पढ़ ले फटाफट। अच्छा, ये देख लें, ये एक सिनेरियो दिया हुआ है, 4 इयर्स का दिया हुआ है, 2017, 2018, 2019 और ये बैड रिटर्न ऑफ, ये नहीं, ये हम राइट ऑफ कर चुके हैं, ठीक है। राइट ऑफ कर चुके हैं, अमाउंट पे हमें गिवन है 6,000 अकाउंट रिसीवेबल है। ये सारे आफ्टर बैड डेट है, ठीक है, आफ्टर बैड डेट। अच्छा, डाउटफुल डेट का मैं बता दूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये जैसे अमाउंट दिया ना, डेट्स थॉट एट एंड ऑफ ईयर टू बी इम्पॉसिबल टू कलेक्ट 2% ऑफ अकाउंट, ये भी ऑलरेडी कैलकुलेट है, 120, 140, 155 और 130। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, इसके दो नाम होते हैं, दोनों सेम है, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, ये हमेशा क्रेडिट साइड से शुरू होता है। 120 आपने क्रेडिट साइड पे प्लेस करने होगा। इसकी एंट्री क्या होती है कि जैसे पहले साल की एंट्री में लिख देता हूँ, आपने आईएस डेबिट कर दिया 120 से, ठीक है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मैं पीरियड लिख रहा हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये क्रेडिट होगा। ये पहले साल की एंट्री। अब दूसरे साल की एंट्री क्या होगी, ये देखें इंक्रीज हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो अब ये सेकेंड ईयर की होगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आईएस। अच्छा, इंक्रीज हो या क्रिएट हो, एंट्री सेम रहती है, आईएस डेबिट हो जाएगा 20 से, और पीरीडी क्रेडिट हो जाएगा 20 से। फिर थर्ड ईयर में ये 155 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आईएस डेबिट हो जाएगा 15 से, और पीरीडी क्रेडिट हो जाएगा 15 से। अगर आप थर्ड ईयर में देखें, फोर्थ ईयर में सॉरी, ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, पीरीडी डेबिट हो जाएगा, डिफरेंस जितना भी डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा है 25, से पीरीडी डेबिट हो जाएगा, और आईएस क्रेडिट हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? अभी ये आपके करने वाला काम है, अभी आपने ये मुझे बताइए, क्लियर है? तैयब, आपको क्लियर है? आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, मैसेज पे करें या बोल के करें? यस तैयब। जी सर। अच्छा, आपको क्लियर है? जर्नल एंट्री समझ में आ गई आपको? अच्छा, अभी आप क्या काम करेंगे, आपने 4 साल का बैड डेट बनाना है। 4 साल का बैड डेट ये बनाना आता है टी अकाउंट? पहले जर्नल जर्नल बनाए ईच ईयर,
ईच ईयर जनरल क्या बनेगा, आपने लिखना है बैड डेट डेबिट 423 और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 423। फिर आपने टी अकाउंट बनाना है। टी अकाउंट इसका एक ही बनेगा, लेकिन ईच ईयर आपने ओपन क्लोज भी करना है। ये बैड डेट का टी अकाउंट बनाया, ठीक है, एक मैं बना रहा हूँ। आपने यहाँ लिखना है 2017, ठीक है। और उसके बाद लिखना है जो भी मंथ की एंडिंग डेट लिखते हैं, अभी राइट ऑफ की डेट होती है, ये December 31 है। तो यहाँ अकाउंट रिसीवल आएगा डेबिट साइड पे, कितना आएगा, 423। फिर यहाँ पे 2017 लिखना है, ठीक है, December 31। और आई एस ये इनकम स्टेटमेंट क्लोज हो जाता है, ठीक है, 423, डबल लाइन से क्लोज कर देना, क्योंकि एक ही अमाउंट है तो इनको डबल लाइन से। इस तरह इसको कंटिन्यू करें 2020 तक। 4 साल का टी अकाउंट बनाएं, 4 साल की जनरल एंट्री बनाएं। अभी फिलहाल ये करें, मैं 2 मिनट में दोबारा आपको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। इसको कर लें फटाफट, कमिंग इन 2 मिनट्स। आपने बैड डेट का जनरल जनरल बनाना है और इसका टी अकाउंट बनाना है, फिर हम आएंगे डाउटफुल डेट।
जी, आप लोगों ने कर लिया। शुड आई शो टी अकाउंट बैड डेट्स? जी सर। ये देखें बैड डेट्स, ये इन्होंने वेरियस वो लिखा हुआ है, वेरियस को हटा दें, अकाउंट रिसीवेबल इसको हटा दें। बैड डेट ईच ईयर अपने ही ईयर में क्लोज हो जाएगा, ये नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर नहीं होता, याद रखिएगा, बैड डेट नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर नहीं होता है, ईच ईयर क्लोज होता है। ये जो हमने लिखा ना प्रॉफिट लॉस है आईएस, ये देखें डबल लाइन से क्लोज किया हुआ है। मंथ ईयर की एंडिंग डेट, जो भी एंडिंग डेट दी होगी, आप यहाँ पे December 31 है, इसमें आपने क्लोज कर देना है, ठीक है। ये नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर नहीं होगा, ये कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, रिमेंबर दिस। जन जन हर एक का सेम ही बनेगा ईच ईयर, जैसे मैंने बनाया था कि आपने बैड डेट लिख दिया, या आईएस लिख दें, या बैड डेट लिख दें, या इररिकवरेबल डेट लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने बैड डेट लिख दिया, या आप आईएस लिख दें, ठीक है। ये डेबिट हो रहा है 4233, ठीक है। अकाउंट रिसीवर क्रेडिट होगा। ये क्लियर है, ईच ईयर ये एंट्री, इसकी भी ऐसी आ जाएगी, इसकी भी ऐसी आ जाएगी, इसकी भी ऐसी आ जाएगी। और प्रॉफिट लॉस अमाउंट यहाँ पे भी सेम है, यानी बैड डेट का अमाउंट भी सेम है और आईएस का। क्लियर? अच्छा, अब मुझे बताएं कि आप लोग टी अकाउंट बना सकते हैं पीडीडी का। ये क्रेडिट साइड से शुरू होगा, ठीक है, और ये कैरी डाउन होगा। पीडीडी का मैं एक पहले साल का बनाया था, ये पीडीडी का पहले साल का बना रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ लिखा 2017, याद रखिए प्रोविजन के जितने अकाउंट होते हैं वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होते हैं, दे आर लाइबिलिटी। यहाँ पे लिखूंगा December 31, ठीक है, ईयर एंड पे। तो मैंने एंट्री बनाई थी आईएस, अगर ये क्रिएट हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है तो आईएस डेबिट होगा, यानी 120 से आईएस डेबिट हो रहा है, पीडीडी क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो जब टी अकाउंट बनाते हैं तो टाटा रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है, ये वन। तो मैं पीरियडी का अकाउंट बना रहा हूँ, पीरियडी क्रेडिट हो रहा है अगेंस्ट आईएस, तो मैं यहाँ आईएस लिखूंगा, ठीक है। ये आपको पता नहीं चाहिए, टाटा रिवर्स हो जाते हैं, ये लिखा 120, ये पहले साल ही क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसको मैं क्लोज करूंगा 2017, December 31 की एंडिंग डेट आएगी ईयर की। यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन, यानी कैरी डाउन कर दूंगा 120, ये मैंने कर दिया। अब 2018 लिखूंगा, ठीक है। Jan 1 लिखूंगा, क्या लिखूंगा, Jan 1, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे अकाउंट ओपन हो जाता है, Jan 1। तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन 120। अब ये जो 20 का डिफरेंस आ रहा है वो भी इस साइड पे आएगा, इसी के नीचे आएगा, फिर उसको क्लोज करेंगे, कैरी डाउन में 140 आएगा, फिर उसको ओपन करेंगे 140 2019 में, फिर 15 का डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है। आपके प्रिय बैड डेट सबके सही थे, वो तो मैंने पूछा ही नहीं। आपके बैड डेट अकाउंट सब सही थे, ठीक है। अब आप इसका टी अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। मैं 2 मिनट में दोबारा ज्वाइन करता हूँ, 2 से 3 मिनट में, और आप इसकी टी अकाउंट बनाएं।
आपने कर लिया? ओके, आपके पास 2 मिनट और है। ओके, टेक 2 मिनट मोर।
ठीक है, ये देख लें, अपने आंसर चेक कर लें। आप प्रॉफिट लॉस भी लिख सकते हैं, आईएस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आईएस भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस भी लिख सकते हैं। आपका सही है। कहाँ पे मिस्टेक है? ये है, हाँ, इसको करेक्ट कर लें, ठीक है। ये तो पहले साल का है, ये कैरी डाउन हो जाएगा, यही ब्रॉड डाउन हो जाएगा। और जो याद रखें डिफरेंस आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था डिफरेंस आता है। यहाँ पे 20 आएगा, 120 यानी 140 क्लोजिंग है और 120 ओपनिंग, इन दोनों का डिफरेंस आता है। और इन दोनों का डिफरेंस ही प्रॉफिट लॉस या आईएस होता है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसी साइड पे आएगा जिस साइड पे बैलेंस ब्रॉड डाउन हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो अपोजिट साइड पे आएगा। ये देखिए प्रॉफिट लॉस 25 से डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सेविंग हो रही है। तो आईएस क्रेडिट होता है, पीरियड डेबिट हो जाता है। सही है, आपका सही है। जी सर, खाली नीचे वाला 2020 सही नहीं आया। अच्छा, इसको आपने, हाँ वो भी सही कर लें। और ये इसको आपने ओपन करके छोड़ देना नेक्स्ट ईयर में ना, जब भी टी अकाउंट बनाए तो ब्रॉड डाउन ओपनिंग ओपन करके छोड़ते हैं डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे। ये क्रेडिट बैलेंस है, याद रखें प्रोविजन के जो भी बैलेंस आता है वो क्रेडिट होता है। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट भी कहते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी कहते हैं। ये काइंड ऑफ रिजर्व होता है, ये भी याद रखें। आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है, ताकि रेफर करने में आसानी हो। आगे बढ़े, ये क्लियर हो गया। एक्सट्रैक्ट भी आते हैं, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। इसका बस स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्रॉस प्रॉफिट 2017, 18, 19, 20, ठीक है। ये क्रॉस प्रॉफिट है जो गिवन नहीं है, लेकिन आप एक्स लगा देंगे। इसमें लेस करेंगे एक्सपेंसेस, बैड डेट, ठीक है, इस 2017 का बैड डेट और अलाउंस फॉर डेट जो इंक्रीज हुआ 120 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 2018 का बैड डेट 510 है, 20 से इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस चार्ज हो जाएगा। 2019 का बैड डेट 604, अलाउंस फॉर डाउटफुल भी इंक्रीज हो रहा है, एज एक्सपेंस चार्ज होगा। जो इंक्रीज होता है एज एक्सपेंस चार्ज होता है, और जो डिक्रीज होता है वो रिडक्शन इन डाउटफुल डेट लिखते हैं, रिडक्शन इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा या नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। नॉर्मली नेट प्रॉफिट में ऐड होता है और बैड डेट 6 से माइनस होता है। तो एज एक्सट्रैक्ट आपने शो करना है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है बस वो आपने शो करनी है।
ये स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बैलेंस शीट एक्सप्लेन दिखाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पेपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? मूव टू नेक्स्ट। अच्छा, ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है। यहाँ पे आप लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट की हेडिंग देना चाहें तो दे दें, पर 6,000 गिवन है। 120, अच्छा कैरी डाउन याद रखिएगा, अलाउंस फॉर डेट में जो अमाउंट आएगा वो कैरी डाउन आएगा। ये ये कैरी डाउन है। ये 120, ये 140, ये 155 और ये 130 बैलेंस कैरी डाउन आएगा। ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखिएगा, बैलेंस कैरी डाउन आएगा। क्या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। ये क्वेश्चन पढ़ें, और इसमें कह रहे प्रिपेयर द जनरेटेड बिकॉज द ट्रांजेक्शन ऑन 30 सितंबर 2011 अ नैरेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन 30 सितंबर 2011। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आफ्टर प्रिपेयरिंग सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, एंट्री अवर एडवाइज दैट कैरा इज अनेबल टू पे द होल of her debt 2500, entry accepted 500 in full settlement, the balance of the debt written off। ये क्विकली करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले।
ये कर लिया, ये तो 2 मिनट के अंदर होना चाहिए। जर्नल एंट्री बनानी थी। बना दिया आप लोगों ने? ये देख लें। बैंक डेबिट होगा 500 से, क्योंकि अमाउंट रिसीव हुआ है। बैड डेट एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, डेबिट करते हैं। 2000 का आपको लॉस हो गया, डेबिट कर दिया। कायरा अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है। कोशिश करें अकाउंट रिसीवेबल भी लिखते हैं। 2500 से क्रेडिट होता है। एंट्री सबकी सही है। इज दिस क्लियर? हाँ, उस पर लिखा हुआ है ना, ये देखें। एंट्री एक्सेप्टेड 500, क्योंकि उसने 2500 लेने थे। 500 उसके बाद आ गए। बैड डेट जो है वो 2000 का हो गया। नाउ क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अच्छा, ये मैं करवा दूं या आपसे हो जाएगा? ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें डिफरेंट रेट दिए हैं। अप टू 3 मंथ 2%, आपको पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। 3 to 6 मंथ 10%, ओवर 6 मंथ 20%। ये मैं डिस्कस कर लूँ या आपसे हो जाएगा? ठीक है। अच्छा, पहले ये देख लें कि जॉर्ज है, इससे हमने अमाउंट लेना है 11,500, 1 मंथ का डेट इसको टाइम पीरियड दिया है। रेंजूला को 9,500 हमने लेना है, 2 मंथ का टाइम पीरियड दिया गया है। हैरी को 5,000 अमाउंट लेना है, 4 मंथ का टाइम दिया गया है। टूपी को 1,500 हो गए हैं, और 18 मंथ से 8 मंथ से अब तक दिया नहीं, ठीक है। एंड्रिया कैरिड आउट रिव्यू ऑफ हर रिमेनिंग ट्रेड रिसीवर बिफोर प्रिपेयरिंग हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू हर ट्रेड रिसीवर वाज एज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, ये क्लोजिंग आ रही है, ये कौन सी आ रही है? क्लोजिंग, क्योंकि करंट पीरियड में जो डेटा दिया था वो क्लोजिंग का होता है। तो ये हम डिफरेंट रेट अप्लाई करेंगे। देखिए, इसमें आपने एक कॉलम बना लेना है, एक तो डेटर का कॉलम बना लेना है, एज ऑफ डेट का बना लेना है, ट्रेड रिसीवर का बना लेना है, ठीक है। और वो जो नीचे रेट दिए वो 2 कॉलम आपके और बनेंगे, और ये इसके नेट अमाउंट आ जाएंगे। सिंपल यही है। 11,500 इसका 2% आएगा 230। 9,500 का 2% आएगा 190। और 530 के विद इन 3 मंथ की रेंज में आ रहे हैं, 1 मंथ 2 मंथ्स, ठीक है। ऑलरेडी मेंशन है। 3 मंथ्स की रेंज में 10% है। 5,000 का 10,500 आ गया, 1,500 का 20,300 आ गया। तो ये जो 1220 जो है, ये क्लोजिंग डाउटफुल डेट है, ये याद रखिएगा। क्लोजिंग है, एक ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है। तो ये हमने क्लोजिंग कैलकुलेट किया। करंट पीरियड का जो डाउटफुल डेट होगा वो क्लोजिंग होगा, जो कैरेड ऑन होता है। तो देख लें, आपने पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने? और इसका? ओके, इसको गो थ्रू कर लें। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है ऑन फर्स्ट सेक्रेटरी द बैलेंस ऑफ द प्रोविजन डाउटफुल डेट अमाउंट वाज 15। तो ये ओपनिंग अमाउंट है, ओपनिंग पीरियड ये, ठीक है। दिस इज ओपनिंग पीरियड। Prepare the provision for doubtful debt account for the year and 31st December, 30 September 2011. Bring down the balance on 1st October 2011. तो इसी को ब्रॉडन कर लेंगे। ये 30 सितंबर का क्लोजिंग है, तो 1 अक्टूबर का ओपनिंग है। तो इसका हमने टी अकाउंट बनाना है।
नाउ सी दिस वन, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1500 ओपनिंग है 30 सितंबर। अच्छा ये अक्टूबर सॉरी 2010 है, और नेक्स्ट ईयर 2011 हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट अक्टूबर बिजनेस पीरियड शुरू होता है, तो नेक्स्ट ईयर 30 सितंबर को एंड होता है। तो यहाँ देखें 2011 आ रहा है, ये आपने मिड डेट का ख्याल करना है। 1 जनवरी को शुरू हो रहा है, 30 को एंड हो रहा है, वो तो इसी आसान है। लेकिन ये किसी भी मंथ में, जनवरी के बाद किसी भी मंथ में अगर बिजनेस पीरियड शुरू हो रहा है, तो वो नेक्स्ट ईयर एंड होगा। तो उसका ध्यान रखना कि देखेंगे 2011 आ रहा है या 2010 आ रहा है। तो 2010 को हमने ब्रॉडन कर लिया, और 30 को ये हमने क्लोजिंग कैलकुलेट किया था 1220। इन दोनों का डिफरेंस आई एस है। तो यहाँ पे आई एस आ रहा है, इसका मतलब सेविंग हो रही है, रिडक्शन एंड डाउटफुल डेट। तो ये इनकम स्टेटमेंट में ऐड होगा, अक्टूबर 1 बैलेंस ब्रॉडन। अगर आपको समझ में आ गया तो आपका स्क्रीनशॉट ले लें। सर क्वेश्चन भी दिखा दें। क्वेश्चन तो मैं शुरू से दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। ओके। ये तुम्हारे पास है ऑलरेडी, ठीक है। ओके सर। वहां से देख लेना, ठीक है। सर चैप्टर नंबर कौन सा है? यह चैप्टर नंबर देख लेना, डाउटफुल डेट के नाम से है, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट, लिस्ट में शुरू में मिल जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन ही है ना, ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।